हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। उत्प्रेरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था उत्प्रेरण के प्रकार और उत्प्रेरक के प्रकार। अब देखेंगे एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। तो सबसे पहले उसका इंट्रो जानते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण को इंग्लिश में बोला जाता है एंजाइम कैटालिसिस। तो वह कैटालिसिस या वह उत्प्रेरण की क्रिया जिसमें उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम को लिया जाता है, वह कहलाता है एंजाइम उत्प्रेरक। माने कि एंजाइम जहाँ पे उत्प्रेरक का काम करेंगे और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा करके प्रोडक्ट का निर्माण करने में सहायक होंगे, वह जो रासायनिक अभिक्रिया है वह एंजाइम उत्प्रेरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी और वह घटना एंजाइम उत्प्रेरण कहलाएगा। और जो एंजाइम उत्प्रेरक का काम करेगा वह एंजाइम उत्प्रेरक कहलाएगा। यह हो गया एंजाइम उत्प्रेरण। तो एंजाइम उत्प्रेरण है जीवित जीवों के शरीर के अंदर कई प्रकार के जो क्रियाएं होती है उन सब में एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जो एंजाइम है वह नाइट्रोजन से बने रहते हैं और कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। माने नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है वही एंजाइम कहलाते हैं और जीवित शरीर के अंदर माने जीवों के अंदर अधिकतर पाए जाएंगे। जो एंजाइम है वो जीवों के अंदर बहुत सारी जीव रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बोला जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो एंजाइम रहते हैं वो एज ए कैटालिसिस के रूप में या फिर उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे और जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, जैसे कि पाचन अभिक्रिया और कई प्रकार की जो अपघटन अभिक्रिया शरीर के अंदर होती है। भोजन का पाचन, शुगर का अपघटन, ग्लूकोज का अपघटन और जो बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक हम लोग भोजन में लेते हैं उनका अपघटन, उन सब में लिए उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम ही काम करते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे एंजाइम उत्प्रेरण का। कभी भी परीक्षा में कुछ को भी पूछे तो सिर्फ परिभाषा नहीं लिखना है, उसके साथ उसका 2 एग्जाम्पल नहीं पूछेगा फिर भी देना ही है। असाइनमेंट अभी जो सितंबर माह का बना था उसमें कई लोग एग्जाम्पल नहीं डाले थे। चालकता के बारे में लिखे थे, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, तो उसमें उसका सूत्र भी डालना था। तो जहाँ पे सूत्र लिखना पड़े वहाँ पे ज़रूर लिखें, जहाँ पे उदाहरण देना पड़े वहाँ पे ज़रूर दें, क्योंकि परिभाषा के साथ उदाहरण देना बहुत ज़रूरी रहता है नंबर बढ़ाने के लिए। अब देखेंगे एंजाइम उत्प्रेरण का उदाहरण। तो यहाँ पे जो शर्करा है, शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11। यह केन शुगर है। केन माने कि शुगर केन, गन्ने के रस से जो शक्कर बनता है वही शुगर है, केन शुगर, जिसको शर्करा बोलते हैं। और इसका सूत्र होता है C12H22O11। इसका जब जल अपघटन करते हैं, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इन्वर्टेज नामक एंजाइम, ये एक एंजाइम है। इन्वर्टेज जो एक एंजाइम है और यहाँ पे ये उत्प्रेरक का काम करेगा। तो इन्वर्टेज एंजाइम है, ये उत्प्रेरक का काम करता है और रिएक्शन के वेग को बढ़ा करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे शुगर का जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला रहता है, बस उसके स्ट्रक्चर में अंतर रहेगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेज है वो एंजाइम है और उत्प्रेरक का काम करेगा। उसी प्रकार एक और रिएक्शन लेंगे जिसमें ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का जब हम लोग अपघटन होता है तो जाइमेज नामक एक एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है। तो इसी प्रकार से ये भी एंजाइम उत्प्रेरण क्रिया होगी और एंजाइम उत्प्रेरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाइमेज नामक जो एंजाइम है वो उत्प्रेरक का काम करेगा और जो ग्लूकोज रहता है उसको एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करता है, अपघटित करता है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 कार्बन
और ये 2 कार्बन, 6 कार्बन है। तो यहाँ भी C6 6 कार्बन है। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ भी C12 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 दूनी 4, 4 2 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ भी O6 माने की 6 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखेंगे एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। तो जो एंजाइम उत्प्रेरण होता है उसके बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उच्च दक्षता। तो एंजाइम उत्प्रेरक द्वारा जो अभिक्रिया का वेग है वो अगर एंजाइम उत्प्रेरक नहीं डालेंगे तो जो अभिक्रिया का वेग होगा उसकी तुलना में अगर एंजाइम डालेंगे उत्प्रेरक के रूप में तो अभिक्रिया का वेग 10⁸ से 10⁻20 गुना तक बढ़ जाता है। तो इनकी जो दक्षता होती है एंजाइम की वो बहुत अधिक पाई जाती है। दूसरा है अल्प मात्रा। तो अभिक्रिया होने के बाद जो एंजाइम है उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, माने अभिक्रिया के अंत में एंजाइम जस का तस बाहर निकल जाता है। कोई भी प्रोडक्ट एंजाइम से नहीं बनता है। तो इनकी जो ज़्यादा सक्रियता के कारण ज़्यादा सक्रियता की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अल्प मात्रा में ही इनकी उपस्थिति किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। और यहाँ पे जो रेनिन नामक एंजाइम रहता है दूध प्रोटीन को चीज में या चीज के रूप में स्कंदित कर सकता है। दूसरा उपयुक्त पीएच। तो जो एंजाइम उत्प्रेरित जो अभिक्रिया होती है उसकी दर पीएच में परिवर्तन से बहुत अधिक प्रभावित होती है। एक निश्चित पीएच मान पर ही किसी भी एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित पीएच मान पर सबसे अधिक रहेगी और उसी पीएच मान पे वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो जो उपयुक्त पीएच मान रहता है एंजाइम के लिए वो 5 से 7 के मध्य पाया जाता है, माने 5 एसिटिक में आएगा, 7 उदासीन में। तो 5 से 7 के बीच पाया जाता है पीएच मान। उपयुक्त तापमान। किसी भी एंजाइम को उत्प्रेरित अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करने के लिए हर एंजाइम के लिए एक निश्चित तापमान फिक्स रहता है, जिसपे वह जल्दी से रिएक्शन करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो जो तापमान है वह लगभग 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। तो एंजाइम की सक्रियता का मान ज़्यादा रहता है और वह ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया को प्रेरित करेगा। विशिष्टता माने हर एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के रहते हैं और कोई भी जो एंजाइम है किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही प्रेरित करेगा, माने कोई भी एंजाइम किसी भी क्रिया के लिए यूज नहीं कर सकते। एक विशेष एंजाइम ही एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो विशिष्टता का गुण एंजाइम में पाया जाता है। जैसे कि जो यूरिया के जल अपघटन के लिए यूरिएज नामक एंजाइम को ही उपयोग करते हैं, वहाँ पे इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम को लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। यूरिएज नामक एंजाइम ही यूरिया के जल अपघटन को प्रेरित करेगा। एंजाइम की सक्रियता पर नियंत्रण। जो एंजाइम रहता है उसकी सक्रियता कई प्रकार की क्रियाओं के द्वारा या क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित होती है। तो कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणुओं के द्वारा जब बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित हो जाए कोई अभिक्रिया और इतनी तीव्र गति से हो कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को नापना नामुमकिन हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो उस स्थिति में एंजाइम की क्रिया को रोका जा सकता है। तो रोकने के लिए उसमें नियंत्रण लगाने के लिए बहुत सारे कार्बनिक या अकार्बनिक अणुओं का उपयोग कर सकते हैं। अब आता है एंजाइम की जो उत्प्रेरकीय सक्रियता रहता है, माने कि उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम की जो सक्रियता रहेगी वह सक्रियक या सह एंजाइम। जैसे उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक का यूज करते थे,
उसी प्रकार जो एंजाइम है उसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए सक्रियक, जिसको इंग्लिश में एक्टिवेटर बोलेंगे, या फिर सह एंजाइम या को एंजाइम का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो एंजाइम है उसकी सक्रियता उसकी मूल सक्रियता से बढ़ जाती है और रिएक्शन को वह जल्दी प्रभावित करके जल्दी आगे बढ़ाएगा और प्रोडक्ट का निर्माण कराएगा। तो जो सक्रियक या एक्टिवेटर या फिर को एंजाइम या सह एंजाइम के रूप में जो धातु के आयन रहते हैं, जैसे कि सोडियम Na+ आयन, मैग्नीज आयन, कोबाल्ट आयन और कॉपर आयन। मैग्नीज 2+ के रूप में रहेगा, कोबाल्ट भी 2+ आयन के रूप में रहता है और कॉपर जो रहेगा वो भी 2+ के रूप में रहता है। तो इन सब को, जिसमें प्रोटीन के घटक नहीं पाए जाएंगे, जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, उन सब को लघु कार्बनिक यौगिक रहते हैं जो कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं। अब देखेंगे, ये तो था उसके अभिलक्षण, एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। अब देखेंगे कि जो एंजाइम के उत्प्रेरण की क्रियाविधि माने मैकेनिज्म। तो अब देखना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक डालते हैं तो उत्प्रेरक और अभिकारक पहले बंध बनाते हैं, फिर माध्यमिक यौगिक बनता है, फिर माध्यमिक यौगिक से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम उत्प्रेरक उसमें से अलग हो जाता था और प्रोडक्ट बन जाता था। उसी प्रकार जो एंजाइम उत्प्रेरण है उसमें क्या होगा, पहले एंजाइम लेंगे और एक अभिकारक लेंगे, तो एंजाइम और अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो एंजाइम अभिकारक संकुल बनाएंगे। अब एंजाइम अभिकारक संकुल से प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम उत्पाद संकुल बनेगा, एंजाइम उत्पाद संकुल से उत्पाद अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। तो यही है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। अगर इसको डायग्राम से देखेंगे तो 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है। पहला स्टेप ये है, ये दूसरा स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, जो एंजाइम रहेगा और सबस्ट्रेट माने कि अभिकारक, तो उत्प्रेरण की क्रिया में अभिकारक को सबस्ट्रेट बोला जाता है। तो एंजाइम और अभिकारक या फिर सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जहाँ भी ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिखे वहाँ पे संकुल हिंदी में लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बड़ा वाला कोष्टक है इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये माध्यमिक यौगिक के रूप में बनता है। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यही आगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पी का प्रोडक्ट आई का एंजाइम बड़ा ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये दूसरा स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना था इसी में से एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में एंजाइम अलग हुआ प्लस प्रोडक्ट अलग हो गया। तो ये एंजाइम फिर से यहाँ पे इसी प्रकार की किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए यहाँ यूज हो सकता है और इसमें से जो सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट के रूप में बन गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्रियाविधि होता है। इसके लिए एक ताला चाबी विधि दी गई थी एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए। ताला चाबी विधि में है, जिस प्रकार किसी एक ताले पे उसी की चाबी को लगाएंगे तो ताला खुलता है, उसी प्रकार किसी भी सबस्ट्रेट पे उसके पूरक एंजाइम पर को डालेंगे तभी क्रिया हो करके प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए इस विधि को बोला जाता है ताला चाबी विधि, एंजाइम क्रिया विधि की। तो ताला चाबी विधि में जो एंजाइम रहते हैं, एंजाइम ये है एंजाइम की संरचना। तो
हर प्रकार के एंजाइम में विशेष प्रकार के खाली जगह पाए जाएंगे जिसको कोटर या फिर होल बोलते हैं। तो माना कि इस एंजाइम में ये खाली जगह पाया जा रहा है और ये तो इस एंजाइम की खाली जगह में जब हम लोग कोई सब्सट्रेट डालेंगे तो उसी के आकार का जो अणु रहेगा इसमें जा करके चिपक जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों रिएक्शन करके एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इसके पूरक वाला ही जब सब्सट्रेट डाला जाता है किसी एंजाइम में तो इसकी खाली जगह पे ये जा करके घुस जाते हैं और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये वाला स्टेप के लिए है, ये आपस में फिर से क्रिया करेंगे और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहीं पे ऐसे टूट जाया रहेगा तो ये बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जब ये अलग अलग होंगे तो ये जो सब्सट्रेट है ये दो भागों में यहाँ से अलग हो करके ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है और ये जो एंजाइम शुरू में यूज हुआ था यहाँ पे जस का तस निकल जाता है। तो इसको ताला चाबी विधि भी बोलते हैं। जैसे कि ये एक ताला है तो इस पे वही चाबी लगेगी जिसका आकार इसके छेद के या खाली जगह कोटर के आकार के बराबर होगा। तो यही है एंजाइम के ताला चाबी विधि। अब देखेंगे कि कोलाइडी अवस्था के बारे में। तो जो कोलाइडी अवस्था है उसको कोलाइडियल स्टेट बोला जाता है। सबसे पहले जो थॉमस ग्राहम थे उन्होंने सन 1861 में अनेक प्रकार के जो विलेय पदार्थ थे, विलेय और विलायक पहले पढ़े हैं। विलायक जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है और उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वो रहेगा विलायक, और विलेय जिसको विलायक में घोला जाएगा कम मात्रा रहेगी और उसको किसी विलायक में घोला जाता है वो कहलाता है विलेय। तो जो विलेय रहता है उसको दो भागों में विभाजित किया थॉमस ग्राहम ने। तो उन्होंने बताया कि जो दो अवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले अवस्था है क्रिस्टलाब या क्रिस्टलाइड और दूसरी अवस्था था कोलाइड या फिर कोलाइड्स। तो जो क्रिस्टलाब था ये वे पदार्थ होते थे जो घुलनशील अवस्था में, जो क्रिस्टलाब थे वो एक विलेय थे। विलेय को ही दो में बांटा है, क्रिस्टलाब और कोलाइड में। तो जो क्रिस्टलाब थे वो जब विलेय अवस्था में रहते थे तो जंतु की झिल्ली माने कि एनिमल के जो अंदर का जो मेम्ब्रेन रहता है, बॉडी के अंदर कुछ भी मेम्ब्रेन पतली सी जो परत पाई जाती है झिल्ली, जंतु की झिल्ली या फिर पार्चमेंट जो पेपर रहता है उसमें से उसको गुजारा जाता था तो उसमें से विसरित हो जाता था, माने कि आर पार निकल जाता था। जैसे ये जंतु झिल्ली है और इधर से विलेय को डालेंगे तो इसमें से ये पार होकर के नीचे निकलने लगेगा, माने कि चलने में जैसे छन जाता है वैसे पार हो जाता था, विसरित हो जाता था। तो उसको कहा गया क्रिस्टलाब या फिर क्रिस्टलाइड। और इसके अंतर्गत अम्ल, क्षार, लवण, शर्करा, यूरिया इन सबको रखा गया क्योंकि ये क्रिस्टलीय प्रकृति के होते थे, इसलिए इनको क्रिस्टलाब कहा गया। दूसरा आता है कोलाइड। तो कोलाइड में वे पदार्थ होते थे जो कि घुलनशील अवस्था में, माने कि उसको भी घोले, पहले विलेय को घोलेंगे तो घुलनशील अवस्था में जो पार्चमेंट पेपर है या फिर जंतु झिल्ली, उसमें जो झिल्ली यूज किए थे उसी को इसके लिए भी यूज करेंगे। तो उसी पार्चमेंट पेपर या जंतु झिल्ली से नहीं निकल पाते हैं या फिर डालेंगे ऊपर से तो इधर नहीं निकलेंगे या फिर निकलेंगे भी तो एकदम मंद गति से, एक बूंद दो बूंद छोटा छोटा कर एकदम मंद गति से धीरे धीरे निकलते हैं, इसलिए इनको कहा गया कोलाइड। तो जो कोलाइड है वो ग्रीक भाषा का शब्द रहता है जो होता है कोला से बना है। कोलाइड किससे बना है? कोला से बना है। और कोला का जो मतलब होता है वो होता है ग्लू। ग्लू माने कि गोंद। तो गोंद जैसे चिपचिपा रहता है, गाढ़ा रहता है,
वैसे ही जो कोलाइड थे चिपचिपे थे, जिसके कारण वो आसानी से पार्चमेंट पेपर या जंतु झिल्ली से पार नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इनको कोलाइड कहा गया। कोला से बना इसलिए कोलाइड। और यहाँ पे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, एल्ब्यूमिन, जैसे अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन, इन सबको कोलाइड के अंतर्गत रखा गया। तो यह था थॉमस ग्राहम का वर्गीकरण, जिसमें कोलाइड और क्रिस्टलाब आते हैं। बाद में जो ग्राहम थे, उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित जो पदार्थ था उसको संशोधित किया और उन्होंने इसकी प्रवृत्ति के जो विपरीत था, जो कोलाइड था, उसको उनकी प्रवृत्ति के विपरीत कोलाइड पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा बताया। तो जो आधुनिक धारणा है उसमें कोलाइड जो है, आधुनिक धारणा के अनुसार देखेंगे तो किसी भी तंत्र की एक अवस्था होती है। अगर कोलाइड के बारे में पूछे तो इसी को लिखना है आधुनिक धारणा से, कि कोलाइड किसी भी तंत्र की एक अवस्था होती है जो द्रव के कण के आकार पर निर्भर करेगी, कि द्रव का जो कण है किस आकार का है उस पर निर्भर करेगी, द्रव तंत्र की अवस्था है। कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के जो कण रहते हैं उनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक रहता है। जो कोलाइडी कण रहेंगे उनकी जो आकार है वो रहता है 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम तक रहेगा कोलाइडी कणों का आकार, और ये कण कोलाइडी कण कहलाएंगे। और कोलाइडी कण जो वास्तविक विलयन रहते हैं उनके कण से बड़े रहेंगे और निलंबन जो रहते हैं उनके कण से छोटे रहते हैं। तो कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन, इन तीनों के बारे में अंतर पूछा जाता है परीक्षा में। तो जो कोलाइडी विलयन है और वास्तविक विलयन है और निलंबन, जो वास्तविक विलयन रहते हैं उसके कण सबसे छोटे रहेंगे, माने कि ये वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन। उसके बाद आता है कोलाइडी विलयन, उसके बाद आएगा निलंबन विलयन। तो जो वास्तविक विलयन रहेंगे इसके कण एकदम छोटे छोटे रहेंगे। इस प्रकार से जो कोलाइडी के कण रहेंगे थोड़ा बड़े बड़े रहते हैं, इस प्रकार से। और जो निलंबन के कण हैं वो और बड़े बड़े रहेंगे। तो जो कोलाइडी अवस्था है वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की या मध्यमान की अवस्था रहती है। अब देखते हैं तीनों में अंतर। तो जो कोलाइडी विलयन है उसके कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता था। अगर मीटर के रूप में देखेंगे तो ये 10⁻9 से 10⁻6 मीटर तक इसका आकार होता था कोलाइडी कणों का। और जो वास्तविक विलयन है इसका मान 10⁻9 मीटर से कम पाया जाता था, और जो इसका आकार है 10⁻6 मीटर से अधिक रहेगा। जो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार था मीटर में 10⁻9 मीटर से 10⁻6 मीटर के बीच था, तो ये माध्यमिक अवस्था है। तो जो वास्तविक विलयन है उनके कण का आकार इसके मान से भी कम रहेगा, और जो निलंबन है उसके कण का आकार इसके मान से भी ज्यादा रहेगा। तो यह है उनके कणों का आकार। दूसरा देखते हैं क्षमता या फिर फिल्टर एबिलिटी। जब उसको छानेंगे, झिल्ली से छानेंगे, तो उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा। तो जो कोलाइडी विलयन है वो क्षनित पत्र से निकल जाते हैं, परंतु जंतु झिल्ली से निकल नहीं पाते हैं। जो छानने का जो क्षनित पत्र आता है उसको ये पार करके निकल जाएंगे, लेकिन जो जंतु की झिल्ली है, जंतु झिल्ली से छानेंगे
समय से पार नहीं निकल पाते हैं। अब इससे ये छोटा रहेगा तो जो वास्तविक विलयन है जंतु झिल्ली या फिर पार्चमेंट पेपर दोनों से छानेंगे तो भी ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे छोटे रहेंगे तो आसानी से पार होकर के निकल जाएंगे। और इसमें जंतु झिल्ली से ये नहीं निकलेगा, लेकिन छनित पेपर या पार्चमेंट पेपर से निकल जाएगा। अब निलंबन के जो कण हैं इसके कण बड़े बड़े रहते हैं, जिसके कारण ये पार्चमेंट पेपर और जंतु झिल्ली दोनों से पार नहीं निकलते हैं। माने कि ये जो है ये झिल्ली है, इसके ऊपर इसको डालेंगे तो ये नीचे नहीं आ पाएंगे, माने कि ये नहीं छनते। उसके बाद नीचे बैठना, तो जो कोलाडी कण है उसको विलयन बना करके कुछ देर रख देंगे तो इसके कण जो नीचे यहाँ पे ऐसे ऐसे जो बैठ जाते हैं ना, उस प्रकार से जो कोलाडी कण है नीचे नहीं बैठेंगे, माने कि ये नीचे नहीं बैठते हैं। और जो वास्तविक विलयन है वो भी नीचे नहीं बैठेंगे। ये छोटे छोटे कण रहते हैं तो घूमते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, ये भी नीचे नहीं बैठते हैं। लेकिन जो निलंबन है इसको विलयन बना के कुछ समय रखने के बाद इसके जो बड़े बड़े कण है वो नीचे आकर के यहाँ पे बैठने लगेंगे, यहाँ पे माने कि अवक्षेप के रूप में बैठने लगते हैं। विसरण, जो कोलाडी कण हैं वो धीरे धीरे विसरित होते हैं, या धीरे धीरे गति करेंगे। विसरित होना माने फैलना, तो धीरे धीरे ये विसरित होंगे क्योंकि इनका आकार मध्यम रहता है। और जो वास्तविक विलयन है इसके कणों का आकार छोटा छोटा रहता है, तो ये बहुत तेजी से फैलने लगते हैं या विसरित होने लगते हैं। और जो ये बड़े आकार के रहेंगे निलंबन, तो ये अत्यंत धीमी गति से विसरित होते हैं। उसके बाद इसको देखने पे दृश्यता, माने कि खुली आंखों से जब देखेंगे तो क्या दिखेगा, तो जो कोलाडी कण रहेंगे इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अति सूक्ष्म हाई पावर के जो माइक्रोस्कोप रहेगा, जो एकदम छोटे से छोटे कण को देख सकता है, उसके द्वारा जब इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ये देखे जा सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक विलयन है इसको कितना भी हाई पावर का माइक्रोस्कोप लगा लें इसको नहीं देख सकते, क्योंकि इसके कण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसके कारण ये अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं देते। और जो निलंबन है इसको खुली आंखों से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसके कण बड़े बड़े रहेंगे तो इसको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी नहीं लगता है, आसानी से इसको देख सकते हैं। ये हो गया तीनों में अंतर, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। उसके बाद आता है कोलाडी विलयन की अवस्था। तो यह विषमांगी अवस्था होता है और इसमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे विलयन में पाया जाता था विलेय और विलायक। जो विलयन लेते थे हम लोग विलयन, तो उसमें एक रहता था विलेय और दूसरा रहता था विलायक। तो जो यहाँ पे कोलाडी विलयन देखेंगे तो उसमें भी दो अवस्था पाई जाएगी विलयन के समान ही। तो उसमें जो उसमें घुला रहता है, जैसे विलायक में विलेय घुला रहता था, वैसे जो घुला रहेगा छोटे छोटे कण के रूप में वो कहलाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था। ये कहलाएगी परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो विलायक रहता था वो ज्यादा मात्रा में रहता था और विलेय को अपने में घोलता था। तो उसी प्रकार जो परिक्षिप्त प्रावस्था को अपने में घोल करके रखेगा वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। तो यह है परिक्षेपण माध्यम। तो दो अवस्था पाई जाती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो जो कण विलायक में वितरित रहते हैं उनको जो कण विलायक या परिक्षेपण माध्यम में घुले हुए रहेंगे, वितरित रहेंगे, उनको बोला जाता है कोलाडी कण। और कोलाडी कण के को ही परिक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे।
माने जो कल घुले रहेंगे उसको परिक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे, और जिसमें घुला रहेगा वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम, और इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो कहलाएगा कोलार्डी विलयन। तो विलयन की जगह कोलार्डी विलयन, विलय की जगह परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलायक की जगह पे आ जाएगा परिक्षेपण माध्यम। उसके बाद देखेंगे कोलार्डी का वर्गीकरण। तो कभी भी वर्गीकरण पूछेगा किसी भी चीज का तो एक ही वर्गीकरण को नहीं लिखना है। जैसे विलयन का प्रकार पूछा गया था असाइनमेंट सितंबर माह के क्वेश्चन में, तो उसमें 2 प्रकार से दिया गया था, पहली अवस्था के आधार पर और दूसरा सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो कई लोगों ने सांद्रता के आधार पर लिखा है तो अवस्था के आधार को छोड़ दिया है, और जिसने अवस्था के आधार पर लिखा है उसने सांद्रता को छोड़ दिया। तो प्रकार लिखने से पहले देख लेना कि कितने आधार पे प्रकार को बांटा गया है। तो यहाँ पे वर्गीकरण देखेंगे, जैसे विलयन का वर्गीकरण था चैप्टर 3 में, उसमें दोनों को लिखना था, अवस्था के आधार पे वर्गीकरण और दूसरा क्या था सांद्रता के आधार पे वर्गीकरण। उसी प्रकार से कोलार्डी जो विलयन है उसको जब परीक्षा में आएगा तो विलयन में दोनों वर्गीकरण को लिखना है। अब देखेंगे कोलाइड का वर्गीकरण। तो जो कोलाइड का वर्गीकरण है उसको 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जब ये आएगा तो सीधा वर्गीकरण पूछेगा तो 5 प्रकार को लिखना पड़ेगा, लेकिन अलग से पूछेगा किसी एक के आधार पर वर्गीकृत कीजिए तो एक को ही लिखोगे, 2 के आधार पर वर्गीकृत कीजिए बोलेगा तो 2 को लिखना है, लेकिन सीधा पूछेगा वर्गीकरण कीजिए या प्रकार लिखिए तो 5 को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की जो भौतिक अवस्था रहेगा उसके आधार पे वर्गीकरण। तो पहला इसके और इसके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पे वर्गीकरण पहला। दूसरा जो परिक्षेपण माध्यम है इसकी प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण। अब जो तीसरा रहेगा वो है परिक्षिप्त प्रावस्था के अंतःक्रिया के आधार पे वर्गीकरण। चौथा है आवेश के आधार पे वर्गीकरण, और 5वां है आणविक आकार के आधार पे वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण के बारे में विस्तार से अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।